Assalamu alaikum aspirants. I hope you all are fine and doing your job very well. Today we will discuss about English essays types, यानी उसकी हम टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो एस्पिरेंट्स, जैसे कि यूर राइटिंग शोज योर थॉट्स हाउ मैच्योर यू आर, यानी इसमें आपको पता होना चाहिए कि आप कितने मैच्योरिटी ला रहे हैं अपने राइटिंग के अंदर, यानी हाउ ऑर्गेनाइज्ड यू आर, आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है। हाउ अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक विच इज़ गिवन टू यू इन योर एसे राइटिंग, आपको पता होना चाहिए जो आप टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं, जो आप टॉपिक लिखने वाले हैं, आप उसके बारे में कितने अंडरस्टैंड करें। आपकी जो आप राइटिंग आपकी होगी यही आपकी शो करेगी कि आप कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं अपने टॉपिक को। जितना आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं अपने टॉपिक को, उतना ही अच्छा आप उसके बारे में लिख पाएंगे। तो जो मेन बात है, आज हमने वो टेस्ट ऐसे की जो है टाइप्स को डिस्कस करना है। अब अगर हम बात करें कि ऑर्गेनाइज्ड क्या है, ऑर्गेनाइज्ड ये है कि हम कितना कंसिस्टेंट हैं अपनी जो हम राइटिंग है उसके ऊपर, हम कितनी कंसिस्टेंसी को शो कर रहे हैं, हाउ मच कंसिस्टेंट वी आर अबाउट आवर टॉपिक, एंड कोहेरेंस कितना है उसके अंदर, कितना हम कोहेरेंस उसके अंदर शो कर रहे हैं, यानी हाउ कोहेरेंस वी हैव यूज इन दिस एसे। क्योंकि हमने जब ऐसे स्टार्ट करना होता है तो हम एक जब पैराग्राफ राइटिंग कर रहे होते हैं तो हमारा जो पैराग्राफ है उसके अंदर हमने जो उसको पैराग्राफ में आर्ग्यूमेंट दिए हैं, आया हमने उसको प्रूव किया है या नहीं, जो हम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं हम उसको प्रूव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसे, उसमें है एक्सपोजिटरी एसे एंड डिस्क्रिप्टिव एसे, आर्ग्यूमेंटेटिव एसे एंड नरेटिव एसे। सबसे पहले हम एक्सपोजिटरी एसे को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। जो आज जो हम मेन बात करने वाले हैं वो एक्सपोजिटरी एसे के बारे में ही बात करने वाले हैं। अच्छा, जो एक्सपोजिटरी एसे होता है ये एक इशू बेस होता है। ये काजेज एंड इफेक्ट के कम्बिनेशन का कंपैरिजन, उनके कंट्रास्ट के बारे में बात होगा कि आया उनके जो काजेज और इफेक्ट्स उनके आपस में रिलेशन क्या है, उसका इशू बेस एक जो ऐसे होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ मिथ और अ फैक्ट। तो ये क्या है कि इशू बेस भी है और ये कंट्रास्ट है उसकी मिथ और फैक्ट के अंदर, ये क्या चीज़ है, ये इस बारे में हमने जब देखना होता है। ये एक एक्सपोजिटरी ऐसे है। अच्छा, इसमें जो होता है कि फैक्ट्स एंड फिगर जो हमने लगानी है वो हमने कोई पर्सनल उस पर ओपिनियन नहीं देना, बल्कि जो उसमें मांगा गया है उसके बारे में हमने फैक्ट एंड फिगर्स को लेके आना है। हम अपने पास से कोई भी पर्सनल चीज़ या पर्सनल ओपिनियन उसमें नहीं यूज़ कर रहे होंगे, हमने उसके चैलेंजेस की बात करनी है। हम अपने पास से कोई पर्सनल व्यू नहीं दे रहे होंगे, ना ही कोई ओपिनियन दे रहे होंगे। जैसे यहाँ पे एक है ऐसे हमारे पास कि वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, ये कैसे आ जाता है। तो वाटर क्राइसिस के बारे में हम अपनी ओपिनियन क्या दे सकते हैं, जो चलता आ रहा है शुरू दिन से हम वही लिखेंगे ना, कि उसके बारे में उसके क्राइसिस की वजूहात क्या हैं और उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। हम सारा का सारा उस बारे में लिखेंगे। जो उसकी ऑथेंटिक चीज़ है, जो उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम इसके ऊपर अपने पास से कोई भी एक तरह के एक्सप्लेनेशन या कोई भी एग्जांपल्स, कोई रेफरेंसेस नहीं दे रहे होंगे, बल्कि हम मेन उस टॉपिक को हिट करेंगे जो हमें टॉपिक आया है। इसी तरह यहाँ पे जैसे है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, काजेज एंड इसकी इम्प्लीकेशंस। तो अब ये कम्बिनेशन में आया, ये इशू बेस था ना, तो ये कम्बिनेशन में आया काजेज और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, एनर्जी क्राइसिस क्या है, ये एक इशू है, ये एक इशू बेस टॉपिक है। देन अगर हम बात करें तो अब अकम्प्लिश थ्रो कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, ये हम पहले बात कर चुके। अब जो हमने इसको करना है उसमें हम इसको राइट कैसे कर रहे होंगे, स्ट्रक्चर से पहले हम बात करते हैं कि हम उसको उसकी डेफिनेशन करेंगे, देन हम उसके एग्जांपल्स देंगे, एनालाइज करेंगे उसके काजेज और इफ़ेक्ट्स को। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अब हमने क्योंकि स्ट्रक्चर की बात जैसे कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए जो हम स्टांस ले रहे हैं हम उस स्टांस के बारे में क्लियर हैं। जब हमने बात की है, जैसे पीछे बात की है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ अ फैक्ट और मिथ, हम अपने स्टांस पे यानी क्लियर कट हैं या नहीं है, हमें पता है कि हम काजेज़ के बारे में बात करें हैं या हम उसके फैक्ट्स के बारे में बात करें। जो हमने इशू लेके चलना है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब तक हमारा इशू ही क्लियर नहीं होगा तब तक हम अपने काम को आगे फर्दर नहीं परस्यू कर सकते। तो क्लियर व्हाट आर यू गोइंग टू राइट अबाउट, यानी हमारी ये क्लैरिटी होगी कि हम आगे लिखने वाले क्या हैं, हम एग्जामिनर को क्या सिखा पा रहे हैं, कि हम आगे जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल हमारा मतलब उस पर हम कंसिस्टेंसी है हमारी, हमने डाटा लिखना है हम उसका एनालिसिस कर चुके हैं, हम जो काजेज और फैक्ट्स लिखने वाले हैं हम उसके बारे में क्लियर हैं।
अच्छा, अब इसका ये हम बात कर चुके हैं कि कंसाइज़ एंड डिफाइंड होनी चाहिए आपकी, जो भी आप उसको लिख रहे हो आपको बिल्कुल कंसाइज़ होना चाहिए, बिल्कुल डिफाइंड होना चाहिए आपका मटेरियल। देन क्लियर एंड लॉजिकल ट्रांजिशन बिटवीन द इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। आप जो इंट्रो दे रहे हैं वो हमने पहले बात की कि आपके बिल्कुल कंसाइज और डिफाइंड होना चाहिए। उसके बाद जो आपके बॉडी पैराग्राफ्स हैं वो एविडेंशियल होने चाहिए। सपोर्ट उसको जो आप दे रहे हैं, एविडेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, वो बिल्कुल लॉजिकल और स्टैटिस्टिकल होनी चाहिए। यानी आप अपने जो भी लेके चल रहे हैं पैराग्राफ, आप उसको लॉजिकली और स्टैटिस्टिकली उसको प्रूव कर पाओ। जैसे हमने ऊपर बात की कि वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो आपने जो भी उसके अंदर लॉजिकल जो भी लेके चले हैं या जो स्टैटिक्स हम लेके चले हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए हमारे, हमें उनके बारे में बिल्कुल जो भी हम फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके चल रहे हैं बिल्कुल क्लियर होंगे, बिल्कुल हमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर हम उससे इधर उधर की बातें करें, हम बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स को अपने पास से लिख रहे हैं, तो जाहिर बात है हम अपना काम खुद ही अपने जैसे ना अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। नेक्स्ट, लॉजिकल कनेक्शन विद थीसिस स्टेटमेंट। तो जो मेन चीज़ है वो यही है कि जो हमने स्टांस लिया है उसके ऊपर हमें बिल्कुल मतलब उसके ऊपर हमें उसको बिल्कुल फॉलो करना है। जो उसको हमने लॉजिकल कनेक्शन लगाने हैं, हम उसको बिल्कुल कनेक्शन के साथ लेके चलेंगे। हमने घुमा फिरा के इधर उधर की बातें नहीं कर देनी, बिल्कुल हम उसको कनेक्शन से लेके चलेंगे कि वाटर क्राइसिस कैसे शुरू हुए, किसके साथ हमारे वाटर जो क्राइसिस है वो किस तरीके से हैं, यानी इंडिया के साथ हैं। तो इंडिया के जो उन्होंने हमारा जो पानी रोका हुआ है वो किस तरीके से रोका हुआ है, जो हमारे डैम्स, यानी उन्होंने जो डैम्स बना लिए, जो हमारे हिस्से में पानी आया है, ये सारा जो हम लेके चल रहे हैं वो एक लॉजिकली हमें एक कनेक्शन होनी चाहिए। हमें अपनी थीसिस का स्टेटमेंट के लिहाज से लेके चलना है, जो हमने स्टांस लिया है उसके हिसाब से हमें लेके चलना है। अच्छा, ये भी होता है ना कि जो हम यूज़ कर रहे होते हैं इसमें मटेरियल, हम कहते हैं कि हम ट्रेंड को फॉलो कर लें। यानी हम कहते हैं कि जो मतलब जो पहले हमारे से पहले जो मतलब जो बहुत अच्छे ले चुके हैं मार्क्स, यानी जो बहुत ही अच्छे कम्पिटिटर रह चुके हैं, हम उनके जो जैसे उन्होंने यूज़ किया है हम उनके नोट्स को यूज़ कर लें, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। हमारी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ये एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो हम क्रिएटिविटी उसके अंदर अपनी लेके आएँ, बजाय इसके कि हम किसी और को लिख रहे हों, हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हों। तो वो ऐसी क्रिएटिविटी जो हमें डिफ्रेंशिएट करे दूसरों के साथ। अब लीव अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन एग्जामिनर। ये भी मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कई बार कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन विल बी द लास्ट इम्प्रेशन। हमारा एक फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए, इसके अलावा हमें एक लास्टिंग जो इम्प्रेशन, हम जो लास्ट इम्प्रेशन दे रहे होंगे वो भी हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो ऐसा इम्प्रेशन होना चाहिए कि जो एग्जामिनर है वो कहे कि हाँ वाकई ये इसने दूसरे से डिफरेंट लिखा है। देन अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि तो इसका बॉडी पैराग्राफ्स के बाद उसके क्रिएटिविटी जो उसके अंदर हम ला रहे हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में हमें बहुत सी बातों का माइंड में रखना है। नॉट ओनली रीस्टेट द थीसिस स्टेटमेंट। हमने जो अपना स्टांस लिया है हमने उसके ऊपर ही रहना है, हम उसको रीस्टेट नहीं कर रहे होंगे। हम उसको इस तरीके से नहीं कर देंगे कि एग्जामिनर है वो पीछे से सही पढ़ता आया, वो आगे आके वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाता है कि ये इसने किया क्या है। हम अपने ही स्टांस से हट के हम उसको रीस्टेट कर रहे हैं, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बट री एड्रेस इट इन लाइट ऑफ द एविडेंस प्रोवाइडेड। जो एविडेंसेस दिए गए हैं हम उन्हीं को री एड्रेस करेंगे, हम उन्हीं चीज़ों को, हम जैसे इंट्रोडक्शन में लिखा है तो उसी को री एड्रेस कर रहे होंगे। इसको मैंने मज़ीद लिखा कि लीव द मोस्ट इमीडिएट इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ एग्जामिनर। जैसे हमने पहले बात की तो उसके ऊपर हमने जो एग्जामिनर है उसके माइंड पे मैंने एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ के जाना है, ताकि वो एक डिफरेंट चीज़ लगे। जो पिछला वो उसने ऐसे पढ़ा है, जो रीड किया है उससे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा हो। इसी तरह डोंट इंट्रोड्यूस एनी न्यू इन्फॉर्मेशन जस्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो आपने ये नहीं करना कि जो पहले आपने इंट्रोडक्शन कुछ और लिख दिया है, अब एंड पे आके जब आप कंक्लूजन लिख रहे हो तो आप कोई और चीज़ न्यू उसके अंदर इंफॉर्मेशन पुट कर रहे हो। ज़ाहिर बात है जो आपने पहले इंफॉर्मेशन लिखी होगी आप उसी को प्रूव करेंगे ना। आप अगर न्यू इन्फॉर्मेशन उसमें पुट कर देते हैं तो उसको कैसे प्रूव कर पाएंगे। तो जो हमने पहले बातें की हैं जस्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड, उन्हीं को हम प्रूव करेंगे, उन्हीं का कंक्लूड करेंगे, हम कोई न्यू चीज़ उसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। सो गाइज़, आज हमने एक्सपोजिटरी ऐसे को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह की मेहरबानी रही मेरे साथ कोई ऐसा ना वाक़या पेश आया और मैं इंशाल्लाह बाकी जो डिस्क्रिप्टिव है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे और नरेटिव ऐसे है
वो हम उसको इंशाल्लाह करेंगे। तो सो गाइज़, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।